हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कंसेप्ट। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी WBCS 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेन में आया था, इंडियन इकोनॉमिक का क्वेश्चंस जो GS3 का क्वेश्चंस है, तो उसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। लेक्चर 1 में थोड़ा सा क्वेश्चंस कवर किया है। इस क्लास में और थोड़ा सा क्वेश्चंस कवर करेंगे और एक लास्ट क्लासेस होगा इंडियन इकोनॉमिक वन, उसमें भी 25 to 30 क्वेश्चंस होगा, जिससे हम फुल कंप्लीट कर देंगे इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चंस, जो कि अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत रेलेवेंट होगा। तो इसलिए ये जितना भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही कंसेप्चुअल बेस पर है। तो इसलिए आई थिंक यू नीड टू वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन कवर द अदर एग्जाम्स क्वेश्चंस। ओके, सो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट मेंटेनिंग। रिजर्व बैंक अगर नोट को इशू करे तो उसको कुछ मिनिमम रिजर्व में एज ए गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के एज ए फॉरेन एक्सचेंज उसको रखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो एक मिनिमम रिजर्व है, तो ऑप्शन सी। तो इसका डिटेल्स मैंने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कशन किया है, या फिर रिजर्व RBI सेक्टर में, तो दोनों में ही आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो ये मिनिमम रिजर्व एज ए गोल्ड फॉर्म में रखना पड़ता है उसको, और फॉरेन एक्सचेंज भी रखना पड़ता है, मतलब डॉलर्स वगैरह। तो दिस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, तो ये सब बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं? बाय प्रिंटिंग मनी। इसका तो अथॉरिटी नहीं है मनी प्रिंट करने का, तो ऑप्शन ए गलत है। बाय लैंडिंग ए पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट। इसका जो डिपॉजिट है वो लैंड, इसका जो टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट है वो एज ए लोन पब्लिक को देते हैं, तो इससे मनी क्रिएट होता है। तो ऑप्शन बी इज़ डेफिनेटली करेक्ट आंसर। बाय इशूइंग ATM कार्ड, ये तो नहीं होगा। बाय बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक से बोरो करके, तो ये भी मनी क्रिएट का प्रोसेस नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड ऑन। देखिए सेबी हमारा जो स्टॉक है, जो बॉम्बे स्टॉक एंड नेशनल स्टॉक NSE BSE है, तो वो उसको कंट्रोल करने का काम सेबी का है। तो ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1988 में। इसका फुल वीडियो हम बनाएंगे सेबी रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड, तो तब जाकर देख लीजिए। तो ये 12 अप्रैल 1988 में इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था। और ये जो सेबी एक्ट है ये 1992 में ये फुल फ्लेज काम करना स्टार्ट कर दिया। When the RBI conduct open market sale of securities, the cash reserve of the commercial bank। जब RBI ओपन मार्केट सेल, देखिए ओपन मार्केट सेल क्या होता है, ये एक टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिससे इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे रेपो रेट हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, SLR, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब हर चीज़ होता है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे ही ओपन मार्केट सेल है। अगर ओपन मार्केट सेलिंग हो रहा है तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जा रहा है कमर्शियल बैंक को। मतलब SBI, मान लीजिए SBI खरीदेगा, तो SBI कैसे, SBI के पास डिपॉजिट होता है, इस डिपॉजिट से लोगों को लोन मिलता है। तो अगर इस डिपॉजिट से RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस किया, तो टोटल डिपॉजिट का तो एक पार्ट जाएगा RBI के पास, तो इसका जो डिपॉजिट है वो घट जाएगा। तो इससे पब्लिक को लोन कम मिलेगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे मनी फ्लो कंट्री में घट जाएगा। तो
इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मनी सप्लाइड घट जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेपो स्टैंड फॉर इन रेपो रेट, देखिए रेपो स्टैंड फॉर रीपर्चेस ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। The bank rate is the interest rate that Reserve Bank charge the non-bank financial intermediaries for lending them money। ये बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट आरबीआई एक रेट फिक्स करते हैं कमर्शियल बैंक के ऊपर कि अगर आपको लोन चाहिए इमरजेंसी तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये होता है बैंक रेट। तो कमर्शियल बैंक चार्ज द बिजनेस हाउसेस, कमर्शियल बैंक जो बिजनेस हाउस के चार्ज करते हैं तो वो तो नहीं है, वो तो रेट ऑफ ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रिजर्व बैंक चार्ज द कमर्शियल बैंक, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज लेता है फॉर लैंडिंग देम मनी, मनी लैंडिंग के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एज द बैंकर्स बैंक रिजर्व बैंक रिक्वायर एवरी शेड्यूल्ड बैंक टू मेंटेन, बैंकर ऑफ बैंक्स बोलते हैं रिजर्व बैंक को, ठीक है, जितना भी कमर्शियल बैंक है उसका बैंक है रिजर्व बैंक। तो जितना भी बैंक है कमर्शियल बैंक है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है कैश रिजर्व विद इट्स, उसको कैश रिजर्व एज ए सीआरआर इसको रिजर्व करना पड़ता है आरबीआई के पास, तो इसको कैश रिजर्व विद इट्स मतलब कैश रिजर्व कर रखना पड़ता है। व्हाट इज सीआरआर? करंट रेपो रेट क्या है? देखिए सीआरआर करंट रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, क्रेडिट रेटिंग रिकॉर्ड है और करेंसी रिव्यू रिपोर्ट, ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये मॉनेटरी टूल्स है जिसको आरबीआई के पास एक अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक का फंक्शन कौन सा इसमें से ऑप्शन से कौन सा नहीं है? तो चेंजिंग द बैंक रेट ये तो डेफिनेटली है रिजर्व बैंक का। मैनेजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये भी कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक्टिंग एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी पीरियड में बैंक की तरह आरबीआई काम करता है, उसको लोन प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी में, तो ये बैंकर ऑफ बैंक, बैंक का बैंक बोलते हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग टू क्लोज द गैप बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए ये फाइनेंसिंग रेवेन्यू ये सब काम फिस्कल पॉलिसी का है, मतलब गवर्नमेंट का, तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द रिजर्व बैंक यूजेस एज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रिजर्व बैंक यूज़ करते हैं एज ए एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर, मतलब जब इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसको कैसे, उसको जो मॉनेटरी टूल्स होता है उसको आरबीआई यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन सा कंडीशंस ठीक ठाक है? डिक्रीज इन द बैंक रेट, अगर बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा आरबीआई से, इसमें मनी फ्लो और बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक के कमर्शियल बैंक के पास बहुत मनी आ जाएगा और वो मनी पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको लोन प्रोवाइड करेगा, तो इससे मनी फ्लो करंट कंट्री में ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट द राइट आंसर। तो ये नहीं है। इंक्रीज इन द बैंक रेट, अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक को इजीली लोन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, बैंक रेट जिसको बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, मनी फ्लो कंट्री में कम होगा क्योंकि कमर्शियल बैंक भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा पब्लिक से, तो इससे बैंक रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन घटेगा, तो आई थिंक ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट एम एट, तो इसमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट एम एट, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट एम एट मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आरबीआई का काम है स्टेबल रखना। प्रोमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखते हैं। इंश्योरिंग ए कंट्रोल्ड रेट ऑफ द क्रेडिट एक्सपेंशन, ये भी क्रेडिट एक्सपेंशन करने का काम करता है। इंश्योरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फिजिकल पॉलिसी का काम है, ठीक है, बजट वगैरह ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following commodities is exported the most from India? इंडिया से कौन सा कमोडिटीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है होता है? तो ये है इंजीनियरिंग गुड्स। बहुत सारे जो इंजीनियरिंग गुड्स है जैसे स्टील का हो गया और ऑटोमोबाइल्स का पार्ट, तो ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग गुड्स होता है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडिया से, जैसे यूएसए हो गया और ब्राज़ील हो गया, तो ये सब कंट्री में, कनाडा हो गया, तो ये सब कंट्री में ये एक्सपोर्ट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया में जितना भी एम्प्लॉयर है सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर में है? सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में, सॉरी सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयर सबसे ज़्यादा है। और कंट्रीब्यूशंस किसका है सबसे ज़्यादा जीडीपी में? वो है सर्विस सेक्टर का। द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम, ये चाइना से। सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइना भी बहुत आगे है, तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम चाइना, ये चाइना से कॉम्पिटिशन होता है। द मेजोरिटी ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया वर्क इन, मैक्सिमम जो चाइल्ड लेबर है वो जो रूरल फैमिली से मैक्सिमम है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर मिलेगा आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इंडिया वोमेन आर मोस्टली एम्प्लॉयड? तो जो इंडिया का वोमेन है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री से, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो बाकी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स आइटम ऑफ इंडिया का है वो कौन सा है? वो है जम्स एंड ज्वेलरी। सबसे ज़्यादा जो, जैसे बहुत वैल्यूएबल जो लाइक डायमंड ज्वेलरी है, सब चीज़ें और बहुत सारे ये होता है, तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इंडिया इम्पोर्ट मोस्ट? सबसे ज़्यादा जो गुड्स है इंडिया इंपोर्ट करते हैं, तो ये होता है पेट्रोलियम, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मंगाते हैं इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? डायमंड सिटी किसको बोलते हैं? ये सूरत को बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आईटी सेक्टर का स्टूडेंट है उसका पोस्टिंग बाहर होता है, होता है, तो उसमें और या फिर इंडिया में होता है, तो वो आईटी सेक्टर जो सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बहुत होता है, तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेपुटेड सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया? सबसे रेपुटेड सॉफ्टवेयर कंपनी लार्सन एंड टर्बो, ये तो नहीं है, ये इंजीनियरिंग एक कंपनी है जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, लार्सन एल एन टी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तो ऑटोमोबाइल का है, गाड़ी वगैरह पार्ट्स या फिर जो कार मैन्युफैक्चरिंग होता है। हिंदुस्तान लेबर, ये तो जो नॉर्मल गुड्स है, लाइक जो नॉर्मल कमोडिटी है उसमें उसका ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एचसीएल टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर बेचता है, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ जीएसटी जीडीपी इन इंडिया? विच सेक्टर, तो सबसे ज़्यादा जो जीएसटी का ये होता है, तो वो होता है टर्शियल सेक्टर। टर्शियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी एलिविएशन प्रोग्राम? प्रोबेबिलिटी एलिविएशन, प्रोबेबिलिटी को दूरीकरण करने, गरीबी को हटाने के लिए कौन सा इसमें से कौन सा स्कीम है? देखिए, ये मनरेगा स्कीम है, क्योंकि 100 डेज़ का वर्क मिलता है। ये 2025 में, आई थिंक 2005 में, सॉरी 2005 में 2005 में इसको, इस स्कीम को लाया था। उस टाइम आई थिंक मनमोहन सिंह पीएम था, मनमोहन सिंह पीएम था, ठीक है। तो ये भारत निर्माण, ये रूरल
जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए है। ऐसे से जो स्कूल सर्विस, जो क्या बोलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ये एजुकेशन पॉलिसी से है रिलेटेड। NRHM जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये हेल्थ रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? देखिए 15th फाइनेंस कमीशन था NK सिंह, ठीक है, NK सिंह था। तो ये 5 ईयर्स के अंडर 5 ईयर्स के लिए होता है ये फाइनेंस कमीशन। और ये 280 में दिया हुआ है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 280 में दिया हुआ है। और इट रिकमेंड हाउ टैक्स रेवेन्यू आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल एंड स्टेट के बीच का जो टैक्स डिवाइडेड होता है, शेयर होता है, तो उसको उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ही ये रिकमेंडेशन किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड माइक्रो क्रेडिट स्पेशली टू वोमेन ऑफ इंडिया? तो इसमें से जो माइक्रो क्रेडिट स्पेसिफिकली वोमेन को प्रोवाइड किया जाता है वो है राष्ट्रीय महिला कोष। इसमें महिला का एम्पावरमेंट के लिए माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जाता है। ग्रामीण बैंक भी वुमेन के लिए देता है, लेकिन ये नहीं है, ये बांग्लादेश का स्कीम है, ठीक है। इंडिया में भी चल रहा हो सकता है, आई थिंक ये इंटरनेशनल में ग्रामीण बैंक का पॉलिसी हो सकता है, लेकिन ये राष्ट्रीय महिला कोष है। नाबार्ड तो माइक्रो में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं। नेशनल मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर। तो मैंने अभी बोला कि 5 ईयर्स के लिए फाइनेंस कमीशन स्टेबलाइज होता है। मनरेगा मैंडेट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बाय एटलीस्ट, देखिए मनरेगा स्कीम का 30%, ये 30% वुमेन वोमेन होगा, ठीक है, ये वोमेन होगा 30%, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल डेफिसिट्स इन द सेंट्रल बजट ऑफ इंडिया, जो फिजिकल डेफिसिट्स होता है सेंट्रल बजट का, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए बजट टोटल एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट करते हैं और उसका जो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्स से जितना आता है, तो उसको हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बजट डिफिसिट बोलते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से तो उसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है फिजिकल डेफिसिट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एक अलग कंसेप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट का जो शेयर होता है PSU में, जो पब्लिक सेक्टर ये में, तो अगर उसको सेल कर दिया, उससे जो पैसा मिलता है, या फिर जो स्टेट लोन पुराने लोन को चुकाते हैं, तो उससे कैपिटल रिसिप्ट होता है। मतलब एक एसेट, अगर आपको एसेट का अगर रिसिप्ट होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अगर गवर्नमेंट का कुछ एसेट्स रिसिप्ट होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो ये नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, मतलब ये करेक्ट आंसर है। मतलब बोरोइंग को और लाइबिलिटी जितना गवर्नमेंट का होता है बाहर से जो फाइनेंस करता है, अगर फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट्स होगा तो बाहर से मंगाएगा। तो ये बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ को अगर एक्सक्लूड किया जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट, यही ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। तो इसको फिजिकल डेफिसिट्स में मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। For most goods and services, the goods and service tax is shared by the central and the state government in the ratio of 50-50, 40-60, 60-40, 70-30। तो ये 50-50 है। फॉर मोस्ट गुड्स एंड GST का मैंने अभी अपलोड किया है, GST रिलेटेड जो टॉपिक है। तो इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 50-50 मैक्सिमम चीज़ों पर ये शेयर होता है, ठीक। इंडियन रुपीज़ इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल्स इन करंट डिपॉजिट्स, कैपिटल डिपॉजिट्स, ट्रेड अकाउंट, ये करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल्स हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ द टोटल कंप्लीट वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
प्रीवियस ईयर 2023 मेन में जो WBCS में आया है। तो आई थिंक ये अदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि घुमा फिरा के ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी क्वेश्चंस था वो एक टॉपिक रिलेटेड है, जैसे फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, जिसका सेपरेट वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो अगर आपने उस टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो आई थिंक ये क्वेश्चंस और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे इंडियन इकोनॉमी को। उसके बाद 2022 को स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो डेफिनेटली मैसेज करिएगा, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।